तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारा T3 कर्व क्या है? It is the effect of shifting of weights only. So effect of weight shifting on GZ curve. So अगर वेट शिफ्ट होता है तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है उसका? देयर इज एन इफेक्ट ऑन द जी जब वेट शिफ्ट करता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट? दैट इज GGV and GGH. So explain the formulas. GGV is WdV by W final, and in the vertical direction the correction becomes GGV sin theta plus and minus. For horizontal correction it is GGH is equal to WDH upon W final, and for the horizontal correction it is this. So what is the net effect? The net effect is on the graph. So what happens to the graph? The graph, the T3 graph, the T1 graph, sorry, becomes a T3 graph when the baseline shifts up. So if the baseline shifts up, this is the baseline. So therefore this becomes the list. So this correction is your GGV correction. This correction is your GGH correction. So it's your baseline which is shifting up by so much distance, and off-centered shifting up by so much distance. And therefore it is as if your G has shifted, and therefore you get a list. तो ये सारा आपने लिख के एक्सप्लेन करना है. Is it okay? Yes, sir. तो बस इसी को समराइज कर देना. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही मिनट स्पेंड करने हैं, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना. तो सच अ क्वेश्चन might come only for 5 marks or 7 marks. So not more than 7 minutes to be spent on it. You know too much. You know much more than this. So you'll have to really condense your knowledge. Maybe write it in points, maybe write it करके, ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं. बट आपके पास मटेरियल ज्यादा है और टाइम कम है, आपको ये याद रखना है. तो you will have to really compress your answer so as to finish it off in 7 minutes. Because you can keep writing much more on this. You can write a thesis on this now. So time will be of essence here. Because number of marks are going to be hardly 5 or 7, not more than that. Because if there are 3 parts, generally 2 पार्ट देते हैं, या इफेक्ट ऑफ बीम देते हैं या इफेक्ट ऑफ फ्रीबोर्ड देते हैं. तो क्वेश्चन जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ
इंक्रीजिंग बीम, इंक्रीजिंग फ्री बोर्ड। एक और क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग बीम, डिक्रीजिंग फ्री बोर्ड। तीसरा क्वेश्चन, इंक्रीजिंग बीम, डिक्रीजिंग फ्री बोर्ड। चौथा क्वेश्चन, डिक्रीजिंग बीम, इंक्रीजिंग फ्री बोर्ड। मतलब दो इंक्रीजिंग, दो डिक्रीजिंग, पहला इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, फिर पहला डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग। चार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इस क्वेश्चन के, बीम फ्री बोर्ड के। आंसर वही है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, आंसर स्टैंडर्ड रहेगा, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। सर इसी हाँ, में एक क्वेश्चन था कि उसमें डिफाइन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन जीजेड वैल्यू सर। तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट के ओके, तो अगेन गोइंग बैक, effect of density, how would you like to approach it? Anybody would like to attempt? सर डेंसिटी बढ़ेगी, ड्राफ्ट कम हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगी, ड्राफ्ट कम हो जाएगा। ओके, अंडर वाटर वॉल्यूम कम होगी सर। अंडर वाटर वॉल्यूम कम होगी। ओके, उससे के भी चेंज हो जाएगा सर, के भी कम हो जाएगा। ए भी कम हो जाएगा। अंडर वाटर वॉल्यूम कम हो जाएगी तो के भी कम हो जाएगा सर। ओके, आगे। ये बीएमटी, फिर बीएमटी बढ़ जाएगा सर। बीएमटी बढ़ जाएगा, ड्राफ्ट कम हो जाएगा ना सर। ड्राफ्ट कम हो जाएगा तो बीएमटी बढ़ जाएगा। ओके, तो के भी कम हो रहा है, बीएमटी बढ़ रहा है। जी सर, अभी तो यही समझ में आया सर। नहीं, सही ट्रैक तो। See, you have to logically think now. So now anybody else would like to give a try. He has tried once. He has tried. So logical thinking बिल्कुल सही है. We have to basically get adapted to कि अगर कैसा भी बाउंसर क्वेश्चन आए तो मैं कैसे उसको सोचूंगा और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा एग्जाम में. You know, that's the practice, so to speak, we are doing. Anybody else would like to give a try? He has tried. KB को डाउन कर दिया, BM को अप कर दिया. ओके, मतलब इट्स एविडेंट, तो लॉजिकली. एनीबडी एल्स, एनी अदर थॉट? भाई 40 में से कोई तो 40 थॉट्स होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हम हर चीजों पे अपने थॉट्स देते हैं. मोदी जी कैसे करेंगे काम, हम उस पर भी थॉट देते हैं. हर चीजों में हम थॉट देते हैं, तो इस पे भी थॉट देते हैं. 40 थॉट्स होनी चाहिए. नोबडी, कोई थॉट ही नहीं है. जीएम भी इंक्रीज हो जाएगा सर। जीएम इंक्रीज हो जाएगा, बीएमटी बड़ा होगा वहां से सर। बट केवी तो डाउन जा रहा है. तो बता ही नहीं सकते कि बीएम बढ़ रहा है के भी कम हो रहा है, बट इवेंचुअल केएमटी फिर कितना जाएगा, फिर या कम ही होएगा सर वो. सो अब हमें ये सोचना है कि जब मैं डेंसिटी बदलता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहती है. ड्राफ्ट बदलता है
लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट रहती है. ओके, तो उसका क्या कोई फर्क आएगा मेरे जीजेड पे या मेरी जीएम पे? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू थिंक. सो एक थॉट प्रोसेस जो मेरे को ये कहती है, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड राइट नाउ, वो ये कहती है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है. अगर डब्ल्यू कांस्टेंट है तो के एम कांस्टेंट है. एक थॉट मेरी ये कहती है मुझे. और अगर मेरा के एम कांस्टेंट है, मेरा के जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कोई वेट तो बदला ही नहीं है, तो मेरा जीएम कांस्टेंट है. और अगर जीएम कांस्टेंट है तो देयरफॉर मेरा जीजेड कर्व पे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए. एक मेरी थॉट ये कह रही है मुझे. दूसरी थॉट व्हाट यू हैव ब्रॉट आउट, व्हिच इज अ वेरी लॉजिकल वन, कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी मुझे पता है मेरा ड्राफ्ट कम होगा. ड्राफ्ट कम होगा, अंडर वाटर वॉल्यूम कम होगी, अंडर वाटर वॉल्यूम कम होगी तो केबी. अब क्वेश्चन ये आ जाता है, यू हैव टच्ड अपॉन केबी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पॉइंट. केबी इज इन मीटर्स. केबी इज इन मीटर्स. और हमने एक चीज हमने करी थी कि जो चीजें मीटर में हैं वो चेंज नहीं होंगी. चेंज नहीं होती. अब हमने वो भी करा था. तो उस लॉजिक से अगर मैं करूं तो केबी बदल नहीं रहा. और जहां तक बीएम की बात आपने छेड़ी कि वो ड्राफ्ट से कोरिलेट किया, विच इज राइट, विच इज परफेक्टली फाइन, तो उसका ये है कि सिंस द चेंज इन ड्राफ्ट इज सो स्मॉल and even if we neglect it, then the BM doesn't change much, and therefore the KM doesn't change, and therefore the GM doesn't change. That seems to be the most logical answer to me. So changing a density will not have an effect on the GZ curve. मतलब सर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि ड्राफ्ट इज चेंजिंग वेरी इन अ वेरी Right. स्मॉल मैनर. बट इस पे मुझे जरा थोड़ी रिसर्च करने दो. Let me do a research on it and let me give you a exam worthy answer. I don't want to give you a shot in the dark. So let me find out the exam worthy answer for you. Okay, is this the approach all right, or the examiners are looking for something else? So basically चक्कर क्या है कि स्टेबिलिटी में ना, stability is like physics, okay, and in physics you can have various arguments and counter arguments, right? तो सिमिलरली स्टेबिलिटी में भी ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स आप कर सकते हो. ये नहीं कि जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो सही है हमेशा. उसका एक काउंटर भी हो सकता है, काउंटर पंच भी हो सकता है, राइट? अगर आइजैक न्यूटन ने बोला था कि जी एप्पल गिर गया था एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुई थी, तो फिजिक्स, डिफरेंट फिजिक्स से, वेल अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो एप्पल नीचे गिर रहा है मेरे पास, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है. लेकिन अगर मैं हवा में चले जाऊं, स्पेस में, तो अब एप्पल किधर गिर रहा है? अब तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी. तो मैंने क्या अपना रेफरेंस बदल दिया. तो डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट. एक का व्यू पॉइंट कहता है कि एप्पल गिरता है, दूसरा कहता है नहीं जी एप्पल तो उठ रहा है. both are right in their own way. So that's how various physicists historically they counter argued with each other. So let me just get a correct perspective on this. This is our perspective. Kw is constant, therefore Km is constant, Kg is constant, therefore Gm is constant, and therefore no change on Gz curve. This is
our approach. But एक बारी मैं इसका आपको आंसर वेरी क्रॉस चेक करना चाहता हूँ. एक दो पॉइंट्स और हैं जो दिमाग में चल रहे हैं, जो कि व्हाट यू हैव रेज्ड, दिस इज अ वेरी वैलिड वन. तो उसको कैसे काउंटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को जरा थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू डू दैट. क्योंकि ड्राफ्ट तो जो है डेफिनेटली कम हो रहा है, ये तो हमें पता है. वो नेग्लिजिबल कम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, मिनिस्क्यूल है. तो देयरफॉर केबी भी मिनिस्क्यूल, छोटा सा कम हो रहा है. उसका काउंटर मेरे पास एक ऑलरेडी रेडी है कि केबी डाउन जा रहा है और बीएम अप जा रहा है. तो जितना केबी डाउन जाता है उतना केबी बीएम अप जाता है, देयरफॉर दे नलिफाई ईच अदर एंड देयरफॉर केएम रिमेन्स कांस्टेंट. उसका आंसर वो है. सो वो आंसर भी है मेरे पास. बट अगेन काउंटरिंग दैट एज वेल इन अ थॉट प्रोसेस, कि अगर डिफरेंस है तो फिर केएम बदलेगा, और अगर केएम बदलेगा तो जीएम बदलेगा, चाहे छोटा बदलेगा जितना भी, एंड देयरफॉर जीजेड भी थोड़ा सा छोटा बदलना चाहिए उस लॉजिक से. तो लेट मी जस्ट एक बार क्लैरिफाई दिस बिट. मैं करूंगा इसको एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? सर एक डिफाइन इंस्टेंट क्रिटिकल पीरियड, सर वो तो डिफाइन कर देंगे वो कि तो हमने जब कर P लिया, वाला हो जाएगा. वो सर तो हम उसमें कर क्या चुके हैं. डेक्लिविटी ऑफ डॉक्स, उसमें सर क्या क्या लिखना है सर? अरे ये तो करा चुका हूं मैं. सर आपने वो बताया था कि डेक्लिविटी की एक टर्न, जैसे अगर शिप डैमेज हो जाता है, वी कांट मॉडिफाई द ट्रिम, तो हम वो डेक्लाइन डॉक्स पे हम आते हैं. बट वो उसी केस में होता है, वो जब शिप हम कर नहीं पा रहे हैं, वी कांट प्ले विद द ट्रिम नहीं ऑफ द शिप. नहीं, एक मिनट. ये अब दो चीजों को एकदम घुमा रहे हो. मैंने बड़ा क्लियर कट डिक्लिविटी ऑफ ब्लॉक्स की डेफिनेशन आपको बताई है क्लास में. अरे भाई, थीटा करके कराया है, याद करो. हेलो, याद करो. उसी से तो स्लोपिंग बीच पे गए थे. कुछ याद आया कि नहीं? बताओ भाई. हाँ जी सर, करवाया. बिल्कुल कराया है मैंने. मैं बड़ी काफी डिटेल में कराया है डिक्लिविटी, इसलिए मैं हैरान हो रहा हूँ. डिक्लिविटी इज द स्लोप ऑफ द ब्लॉक बिटवीन द हाईएस्ट ब्लॉक एंड द लोएस्ट ब्लॉक. दैट इज कॉल्ड एज द डिक्लिविटी. एंड उसको बाद में मैं कोरिलेट करके स्लोपिंग बीच के वो बाउंसर क्वेश्चन में चला गया था सीधा. एंड स्लोप डिक्लिविटी ऑफ द ब्लॉक्स इज देयर नॉर्मली, हमेशा होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैमेज का ही फायदा है, उसका नॉन डैमेज का भी है. सो इन आवर नॉर्मल डे टू डे ड्राई डॉकिंग, there is declivity of the blocks in reality. It is used to create a slight incline, and the reason for that is very clear, so that everything can be drained out. एक हमें तो हल्की सी एक वो देनी होती है ट्रिम, बिकॉज ड्राई डॉक में इंक्लाइन तो है नहीं, तो एक हल्की सी देते हैं ताकि सारा एवरीथिंग फ्लोज बैक, बिकॉज ऑल आर पंप्स एंड सक्शन वाल्व्स एंड everything is aft. So therefore we need that slope. So declivity is used for that in a normal circumstance. It can be used in the damage condition also. That is a separate issue. ठीक है? Is that okay? हाँ जी सर, जो क्लास में हमने किया था उसमें आपने डायग्राम बनाया था, थीटा दिखा दिया था, उसमें लिखा था कि एक तो कि डेक्लिविटी विल इंश्योर कि वाटर लाइन 3 विल बी प्रीपोन अर्लियर देन नॉर्मल, करेक्ट, और लेसर क्रिटिकल पीरियड होना करेक्ट, होएगा उसके कारण, बिल्कुल आरजीएम विल बी मोर पॉजिटिव. तो सर ये 4 पॉइंट हमने लिखे थे, तो यही लिखने हैं सर बस? बिल्कुल. ओके सर, क्योंकि एक वो भी बात हुई थी ना कि भाई डैमेज होता है तो इसलिए डेक्लिविटी हमें चाहिए ही होती है. तो हमें लगा कि वही डैमेज में जहाँ पे भी जाते हैं तो ट्रिम हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हमें डेक्लिविटी ज्यादा चाहिए होती है डॉग्स की. तो वहां फिर भी चाहिए होती है, वहां पे उसका Okay. यूज आता है.
लेकिन एज अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस जो डिक्लिविटी है वो यूज होती है। एवरीडे ड्राई डॉकिंग में डिक्लिविटी यूज होती है, बड़ा कॉमन है। ये जब आप डॉक बॉटम में जाओगे और आप देखोगे तो जो पीछे वाला ब्लॉक है वो कमती हाइट पे होगा, और जो जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे बल्बस बाव की तरफ वॉक करोगे तो वो ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो द हाइट ऑफ द ब्लॉक्स कीप्स इंक्रीजिंग। एंड वो बड़ा एविडेंट है बिकॉज जब ड्राई डॉक में होते हो आप, पीछे में आप स्टर्न फ्रेम जहाँ पे पी एक्ट कर रहा है उसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, बट उल्टा अपना सिर बचा के चलना पड़ता है। यू टू बेंड एंड वॉक, एंड एज यू कीप वॉकिंग आगे आप खड़े होते जाओगे, एंड व्हेन यू कीप बिल्कुल आगे बल्बस बॉब पे चले जाओगे तो बिल्कुल वो तो एकदम बहुत ऊपर होता है बल्बस बॉब। सो इट इज वेरी एविडेंट। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 83 हैंडशेक का सर यूज ऑफ ट्रिम टेबल्स वो पहले कराया हुआ। ओके, so trim tables are trim tables are uh, tables given in the stability booklet given the stability booklet uh, which will give you change in trim, that is change in trim forward, TF and TA, change in trim aft for every 100 tons loaded in each location of the ship. So change in trim forward and change in trim aft, TF and TA देगा for every 100 tons loaded in each location of the ship. So for example, it is mean draft versus hatch location versus TF and TA. So example would be, supposing my mean draft presently is 5 meters, and it is mean draft, not hydrostatic draft, mean draft. And in 5 meters mean draft, that means I could be forward 4 and aft 6. If I load, supposing in hatch number 1 or hold number 1, 100 tons of any weight, that it could be ballast, it could be heavy oil, it could be cargo. Then my TF and the TA
would change by how many centimeter? So supposing, I'm just giving example here, अगर मैंने 100 टन हैच नंबर 1 में लोड किया तो ऑब्वियसली मेरा बाव नीचे जाएगा, सो टीएफ का साइन प्लस होगा, and it will be given over there, supposing plus 10 centimeters. And TA, supposing, will be given as minus 15 centimeters. ये मैं रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूं, 100 इज फिक्स्ड, बट ये मेरी रैंडम वैल्यूज हैं. तो सपोजिंग अब मैंने हैच नंबर 1 में 500 टन डाला, सो फॉर 500 टन्स my TF will change by how much? Plus 10 into 5, क्योंकि 5 टाइम्स 100 के लिए 10 है, तो 500 के लिए कितना होगा? प्लस 50. TA माइनस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 75. तो अगर मैं अब अपना ड्राफ्ट का चार्ट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा लगेगा, फॉरवर्ड ड्राफ्ट, आफ्ट ड्राफ्ट, 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, ये सपोजिंग ये रैंडम वैल्यूज में ले रहा हूं, 4 और 6. मैंने 500 टन को लोड किया है, सो फॉर 500 टन मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट बढ़ेगा प्लस 0.50, आफ्ट ड्राफ्ट मेरा घटेगा 0.75. मैंने क्या किया, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो मेरा फाइनल ड्राफ्ट 4.5 and 6.75 होगा आफ्टर दिस ऑपरेशन इज डन. Similarly, I could have loaded 300 tons in number 3. I would do the same operation. I could have loaded number 200 tons in number 5. Similarly, ऐसे करता जाऊंगा और मेरे को ये जो फाइनल मेरे ये जो ड्राफ्ट्स देगा, ये मेरे अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट्स होंगे, ये मेरे एक्चुअल ड्राफ्ट्स नहीं है, ये मेरे अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट्स हैं. Can somebody in the class tell me why they are approximate drafts? Anybody? So because we have taken mean draft, Correct. not One is that. hydrostatic draft. Perfectly right. One is that reason. Okay, so I accept that. Okay, मैंने mean draft लिया है, hydro नहीं लिया है. Any other reason? तो सर इसका फिक्स डिस्टेंस नहीं दिया अपने को सेंटर ऑफ फ्लोटेशन से, कहाँ पे वेट लोड कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं. ओके, what you are saying is कि मैंने हैच नंबर 1 में कहाँ घुसा हूँ, उसकी बात कर रहे हो? जी 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 सर, एग्जैक्ट अपने को लोकेशन का एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम अपने को किधर है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के रिस्पेक्ट में. सपोजिंग इस बात को मैं नलिफाई कर देता हूँ बाय सेइंग कि मैं हैच नंबर 1 में स्पेसिफिक फ्रेम लोकेशन बता देता हूँ आपको, इस पर्टिकुलर फ्रेम पे लोड कर रहा हूँ मैं. सपोजिंग ये भी है मेरे पास डिटेल कि फ्रेम नंबर 235 पे मैं लोड कर रहा हूँ इन हैच नंबर 1.
तो फिर ये मेरा ड्राफ्ट अप्रोक्सीमेट क्यों आ रहा है, जिसको मैं एग्जैक्ट क्यों नहीं कह रहा हूँ? यहाँ पे सिंकेज नहीं लगाई सर इसलिए। नहीं, सिंकेज तो चल रही है, सिंकेज चल रही है, लेकिन टीपीसी बदल रहा है। जो टीपीसी 5 मीटर पे था, अब टीपीसी बदल गया। करेक्ट सर, अभी चेंज हो गया। सही ड्राफ्ट So, नहीं करे ना आप कैलकुलेट। हाँ, सो टीपीसी बदल गया है। सो सिंस टीपीसी बदल गया है, विद एज जैसे जैसे सिंकेज होती जाएगी, टीपीसी बदलता जाएगा। टीपीसी बदलता रहेगा तो मेरे जो ड्राफ्ट्स हैं, ये मेरे को अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब इस सारी कार्यक्रम का फायदा क्या है? तो इट इज यूज्ड इन टॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस। जब मैं टॉप ऑफ कर रहा होता हूं, आई एम फिनिशिंग माई लोडिंग, I am finishing my loading, and I am remaining with last 500 to 1000 odd tons of cargo yet to load. So, so when I am loading to a required draft, or to a required trim, that means there is a draft restriction or there is a trim restriction. और जनरली ये कब होती है? जब मैं रिवर पोर्ट में होता हूँ, जनरली, क्योंकि रिवर पोर्ट्स में ही मेरे पास ये रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, शैलो डेप्थ होती है वगैरह वगैरह जो भी। तो जनरली रिवर पोर्ट्स में ये तकलीफ आती है हमेशा, मोस्टली इन रिवर पोर्ट्स। बट इसका मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली ये रिवर पोर्ट में होती है, कैन बी एनीवेयर। तो हम क्या करते हैं? वी स्टॉप लोडिंग विद द लास्ट 500,000 tons remaining. We stop loading. Then we do a draft survey. Draft check is done. Exact cargo quantity yet to load is ascertained. अब यहाँ पे आप कहोगे कि दिस इज साउंडिंग मोर लाइक अ बल्क कैरियर, बट मैंने ये ऑपरेशन टैंकर में भी किया हुआ है. आई हैव डन इट ऑन टैंकर्स ऑल्सो, and I've done it on bulkies also. So it depends on where you are. If you're going to be loading, I've loaded in Great Lakes, and over there in loading too, there was a draft restriction थी कि इतने मीटर पे ही निकलना है बाहर, एंड आई कुड रिसीव मोर कार्गो, बट मेरे पास ये लिमिटेशन थी. तो जब 1000-1200 टन रह गया है, तो यू स्टॉप लोडिंग एंड नाउ ड्राफ्ट चेक किया, ठीक है, एग्जैक्ट कार्गो 1200 आ गया, और आपको सेल आउट भी करना है इवन कील पे, ओके, क्योंकि ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन है. तो देन यू एक्चुअली डिवाइड दिस 1000 टन बैलेंस कि अच्छा, अगर मैं 600 टन
नंबर 1 में डालता हूँ और 400 टन 5 में डालता हूँ, मेरा फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा? क्या मैं इवन की लाऊंगा? नहीं आता, फिर से रीवर्क करो। रीवर्किंग मीन्स लोडिकेटर में डाल रहे हो आप वेट्स, बट बेसिकली आप करना तो है ना आपकी कैलकुलेशन। तो यू डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग दिस ट्रिम टेबल्स। लोडिकेटर ने यही ट्रिम टेबल्स को एम्बाइब कर दी कि आपको सीधा दे दिया है। तो ये आपका प्रिल्यूड टू अ लोडिकेटर है। अगर आपके पास लोडिकेटर नहीं होगा तो क्या करोगे आप? यही यूज करोगे। सो इन ओल्डन डेज वी यूज टू यूज दिस, mates used to do this, they used to be heavily dependent on it. अब आजकल बिकॉज डेप्थ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप रिवर पोर्ट पे जाओगे तो ये तकलीफें आएंगी आपको, तो आप ये करना है आपने। ये समझ में आ गया सारा? अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। सो ओपन अप योर हिंडशिप पर्टिकुलर्स। ओपन अप हिंडशिप पर्टिकुलर्स। Let me know when you can see my screen. Page number 26, sir. Page number 20? 26. 26, okay. 26. Okay, trim tables. So can you see my screen? जी sir. Yes, sir. Okay. All right. So now, supposing ये come to page number 28. ये होल्ड में जा रहा है। So and come to, let's say, mean draft 5 meters. So supposing your vessel was MV Hinship, mean draft 5 meters, and supposing you were to load 100 tons of cargo near frame number 92, then 100 tons would lead to a sinkage TF of 4 centimeters and TA of 5 centimeters. Do you get that? Yes, sir. Supposing you were to load 250 tons, then it will be plus 4 into 2.5. The factor with which this will get multiplied will be 2.5. 100 का 4 है तो 250 का कितना होगा? तो फैक्टर 2.5 बन गया। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो प्लस 4 इंटू 2.5 ये बन जाएगा। ये आपका TF हो गया और ये आपका TA हो गया, प्लस 5 इंटू 2.5, और ये सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। अच्छा, सपोज इसमें अगर मैं डिस्चार्जिंग करता है 250 टन की, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, दोनों उल्टे हो जाएंगे।
Similarly, supposing I had loaded in a frame number 15 aft. Supposing ये hatch number 3 है, supposing 15 aft, और मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ, तो TF का साइन प्लस हो जाएगा. 0.4 इंटू सपोजिंग 250 टन, सो 0.4 इंटू 2.5, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. 9.6 into 2.5 divided by 100 and it will give you meter. Is this okay? Yes, sir. Yes. So basically this is what this does. This is what your trim tables are. You are quickly able to get your draft approximates which will be used for finishing off your loading and discharging. So ये 9 मीटर अलग अलग ड्राफ्ट्स के दिए हुए टेबल्स. दिस इज व्हाट इज गिवन, और लोडिकेटर इन्हीं को ये इनकॉर्पोरेट करके आपको क्विकली फटाफट दे देता है. और अगर आपका लोडिकेटर काम नहीं कर रहा तो आप ये करोगे मैन्युअली, कीपिंग इन माइंड के लिमिटेशंस क्या हैं, कि ये अप्रॉक्सीमेट देगा. बट इसको अगर आप यूज करो एज अ मेट, बहुत यूजफुल टूल है. मैंने तो उसको बहुत जगह यूज किया हुआ था उस वक्त. On certain ships we did not have lodicators. Certain ships lodicators were there but not working. And certain ships we had lodicator also. So I used to even go to the extent of, we used to do in those days comparisons. We used to check the accuracy of the lodicators in those days, physical versus what the program was given. And what we found was the जो practically हम calculate करते थे वो ज़्यादा accurate होता था lodicator से. We used to go to that extent. So depends on how you know visualize it, see it. But river ports में बहुत फायदा है इसका, बहुत यूज होता है. अच्छा, अब एक चीज और आ जाएगी कि on certain ships now these days they are not at all bills of lading are not dependent on ship's figure, they are dependent on shore figure. Okay, so depends on the BL कि शिप फिगर ले रहा है कि शोर फिगर ले रहा है. अगर शिप फिगर ले रहा है तब तो ये बड़ा यूजफुल होता है. अगर शोर फिगर है देन यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट. So then also the final draft and your trim is your responsibility, not the shore. So आप 1000 टन पहले ही बता के रखोगे लोडिंग मास्टर को कि भैया मैंने 1000 टन पे रोक लेना है. पहले मैं चेक करूंगा फाइनल मेरे ड्राफ्ट्स क्या होंगे, वो कैलकुलेट करूंगा, एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे. एंड इस एंटायर प्रोसेस में हमारी स्टॉपेज आएगी 1 घंटे की. तो पहले से बता के रखना है उसको, सडन उसको झटका नहीं देना. I will be stopping 1 hour before, 1000 tons before, as a safety check. Safety का नाम देके safety check बोल के, so then they accept it. ये ड्राफ्ट चेक कर रहा हूँ मैं अपना. So it's very useful that time. ठीक है, और बताइए. सर ये जो फेज 1 के एग्जाम्स की शीट आई है मतलब एमडी मूवी में, तो मतलब 16 तक सबमिशन दिखा रहा है. मतलब एग्जाम की नहीं आई है, खाली वो व्हाट बॉम्बे इज डूइंग इज दे आर एक्सेप्टिंग फाइल्स फॉर एवरी मंथ. सो हर महीने वो रिस्पेक्टिव ऑफ अगले महीने एग्जाम है या नहीं है वो उसकी वो नहीं वेट कर रहे. ओके सर, तो मतलब अभी नोएडा का नहीं हुआ सर? नोएडा का सी नोएडा इज फॉलोइंग द रेजीम के सितंबर में जो एग्जाम होंगे हम खाली उन्हीं की फाइलें लेंगे. नोएडा ये कहता है. नोएडा इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फाइल्स एवरी मंथ ऑफ एवरीबॉडी, बट मुंबई इज डूइंग दैट. कांडला इज ऑल्सो डूइंग इट. Kolkata is also doing it.
बट नोएडा कहता है कि हम खाली उन्हीं की यूज करेंगे। जब अगर तो सितंबर की जब डेट शीट आएगी, आई थिंक सितंबर की डेट शीट अभी तक आई नहीं है। हाँ ये सर आई नहीं, बट मुंबई में लिखा है कि टू बी हेल्ड इन सितंबर जो एग्जाम होंगे ना, फेज 1 फेज 2 भी हाँ, होगा। नहीं नहीं, वो तो रैंडमली लिख रहे हैं ना। अच्छा सी दे आर नॉट गोइंग मुंबई। तो सब एएसएम सेकंड मेट्स फेज 1 फेज 2 सारे ग्रेड्स की मंगा रहा है फाइलें। ओके सर। ओके, नोएडा खाली जो ग्रेड का एग्जाम होगा वो हम उसी की फाइलें लेंगे, बाकी की नहीं लेंगे। नोएडा ये फॉलो कर रहा है। ओके सर। तो ये एक चक्कर, ये थोड़ी सी समस्या है विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो सर हमारे बैच की एग्जाम पॉसिबिलिटी है सर सितंबर में होने की? जस्ट वेट फॉर प्रतीक, जस्ट वेट फॉर, आई एम होपिंग के सितंबर की डेट शीट आनी चाहिए अब किसी भी दिन, बिकॉज द लास्ट फेज 1 एग्जाम वाज हेल्ड इन जुलाई। सो अगस्त में सेकेंड मेट्स एंड फेज 2 का हो रहा है। सो फेज 1 की बारी तो बनती है सितंबर में। सर व्हाट आई मीन टू से सर कि जैसे सीट्स अभी कम कर रखी है इन्होंने, ये अभी तो फिर वो कुछ बढ़ने के चांसेस हैं कि मतलब ज्यादा लोग दे सकें, बिकॉज हाँ, पुराना बैकलॉग वो भी वो तो नंबर ऑफ सीट्स अब तो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, अब बढ़ेंगी। नंबर ऑफ सीट्स धीरे धीरे बढ़ेंगी अब, क्योंकि दे विल नाउ slowly slowly allow more people to allow, मतलब see that is dependent on the DM of Noida ना, is SDM of Noida। तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो पॉलिटिकल हो जाता है ना, वो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल। सो द नंबर ऑफ पीपल दैट दे अलाउ टू कॉन्ग्रीगेट इन वन लोकेशन, वो चक्कर है। ओके सो सो दे डोंट वांट टू रिपीट। लास्ट ईयर इन्होंने ऐसा किया था, जस्ट टू लेट शेयर विद यू। पिछले साल 2020 में जब एग्ज़ाम शुरू हुए थे सितंबर में, तो इन्होंने अक्टूबर में ना खोल दी थी सीटें। तो अक्टूबर में सडनली वहाँ पे 100 लोग हो गए थे, एंड टू बैड लक वेरी नेक्स्ट डे IWI के कुछ एम्प्लॉयज़ जो कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में हैं, सम 7-8 गाइस टेस्टेड पॉजिटिव। सो बिल्डिंग को सील कर दिया गया था नेक्स्ट डे इमीडिएटली। फिर 3 हफ्ते तक बिल्डिंग सील रही थी। तो उसमें कोई MMD का कोई लेना देना नहीं था, हमारा कुछ नहीं था उससे कनेक्टेड, क्योंकि IWA के एम्प्लॉयज़ थे। बट बिकॉज पूरी बिल्डिंग सील हो गई थी, तो सारे बच्चे इफेक्ट हो गए थे, तो एग्जाम्स रोकने पड़ गए थे। तो सो कीपिंग दैट इन माइंड, दे डोंट वांट टू रिपीट दैट सिनेरियो अगेन। दोबारा नहीं होने देंगे वो, मतलब यू नो दे विल बी कीपिंग दैट इन माइंड। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक 2-3 डेज मोर, आ जाएगी डेट शीट, आ जाएगी सितंबर की। ओके सर। ठीक है, चलो ओके देन। सर हाँ जी, सर एक क्लास उसकी लगवा देना सर, वो क्या कहते हैं टाइड सर, वो सेकंड मेट्स वाला जो था सर यार उसमें। यार वो सेकंड मेट के वो आपको कैप्टन विष्णु शर्मा के जो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज रहा हूँ, उस पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। जस्ट गो थ्रू दैट, ओके सर, इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, इट्स ब्यूटीफुली ओके सर। एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। यू वांट, आई कैन सेंड यू दोस रिकॉर्डिंग्स। सर हाँ टाइड वाला भेज दो सर, वहां से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, सर ये आई विल वाला जस्ट सेंड यू। इसकी चांसेस तो कम है ना सर, वो वाला जो ग्रीन वाला कभी कभी आता है, लास्ट क्वेश्चन हाँ 17 में हुआ था वो, हाँ, ग्रीन तो का वो छोड़ दें वो तो। नहीं, यू वांट मी टू डू इट? मैं तो करा चुका हूँ ना ऑलरेडी ग्रेन तो आपको। सर न्यूमेरिकल नहीं करवा रखा, ऑफ मतलब कोर्स आपने मैंने वो कराया। नहीं सर। अरे क्या बात कर रहे हो? सर आपने बस वो पॉइंट्स लिखवाए थे खूब सारे सर, ग्रीन सर आपने एक क्लास क्राइटेरिया। लगाई थी हमारी, उसमें सर वो आपने वो जो हमारे पिछले वाला बैच था ना सर, हम्म, उसको आपने पॉइंट्स लिखवाए थे। आपने हमें बोला था कि बाद में कराओगे, उसके बाद सर फिर तो हमने कभी किया नहीं ना सर वो। नहीं ठीक वो है, उस फिर मैं टाइम करा, तो इनिशियल। ओके सर। देन आई डू इट टुमारो। तो कल करता हूँ, अगर मैंने नहीं कराया तो फिर मैं कल कराऊंगा, पक्की बात है। आई थॉट, आई वाज अंडर द इंप्रेशन मैं करा चुका हूँ।
दैट्स व्हाट मेरे दिमाग में वो चल रहा था. So I'll do it tomorrow. Okay, sir. No issues. कल I think मेरी कल क्लास है ना. यस सर है सर, एक क्लास है. So I'll do it tomorrow. कल ग्रेन कर लेंगे. Okay. चलो, see you. Okay, sir. ओके सर And I'll send you those recordings. मैं भेज रहा हूँ कैप्टन विष्णु की. जी सर. Okay.